तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं सबको प्रणाम करता हूं, आप जितने भी हमको फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि मुझे आज फेसबुक लाइव पर क्यों आना पड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं इस बिहार प्रदेश का डीजीपी हूँ और डीजीपी होने के नाते यहाँ विधि व्यवस्था संधारण की पूरी जवाबदेही मेरी है। ये पुलिस की है। अपराध नियंत्रण का मामला हो या विधि व्यवस्था संधारण का मामला हो, ये प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस की होती है और उसी पुलिस बल का मैं मुखिया हूँ। तो प्रदेश में कहीं भी तनाव न हो, फसाद न हो, चाहे वो जातीय फसाद हो या सांप्रदायिक फसाद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। सरकार ने इसीलिए मुझे बनाया है और हर प्रदेश की डीजीपी की ये जिम्मेदारी होती है, केवल मेरी नहीं है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, एक घटना की सच्चाई आपको बताने के लिए आज फेसबुक लाइव आया हूं, ताकि मेरी ये बात बिहार की 12 करोड़ जनता तक पहुंच जाए और उनको ये सच्चाई पता चल जाए कि गोपालगंज में रोहित हत्याकांड का संबंध किसी सांप्रदायिक मामला से नहीं है। मेरे फेसबुक लाइव पर आने का उद्देश्य किसी का नुकसान करना, किसी की भावना को आहत पहुंचाना, ये भी नहीं है। मैं विधि व्यवस्था संधारण जो मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के क्रम में आज मुझे ये फेसबुक लाइव आना पड़ा। अब देखिए, गोपालगंज बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है और बहुत ही संवेदनशील जिला है सांप्रदायिक दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उधर देवरिया जिला, इधर हमारा गोपालगंज जिला। बिहार उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। बहुत पहले मार्च में 28 मार्च को एक घटना होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको कर दिया गया। मैं बहुत कम शब्द में, कम समय में, बिल्कुल जो अभी तक के अनुसंधान का सार है वो मैं आपको बता रहा हूं। गोपालगंज जिले में एक बेलवाडीह करके गांव है और कटैया थाना पड़ता है। गोपालगंज से काफ़ी दूरी है, रोड भी उतनी अच्छी नहीं, मुझे जाने में 1.5 घंटा समय लगा। एक रोहित हत्याकांड का मामला जो 28 मार्च को हुआ था। 5 बच्चे हैं, 2 हिंदू संप्रदाय के हैं, 3 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, 5 नाबालिग हैं। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, यही उम्र रही होगी। मैंने सबको देखा है, सबसे मिला हूं, एक मृतक रोहित को छोड़कर, और सबसे बात भी की है। सब नाबालिग बच्चे हैं, आपस में दोस्त हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, खेलते हैं। मैंने वादी का बयान भी लिया है, मृतक रोहित के पिता का, उनकी मां का, और उन्होंने स्वीकार किया है कि मित्रता थी। कोई दुश्मनी की बात प्रकाश में अभी तक आई नहीं। गांव में कोई झगड़ा हो, झंझट हो, तनाव हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, मुझे तो लोगों ने बताया 15 साल से कोई बात ऐसी नहीं हुई। एक से एक स्थितियां आई, एक से एक परिस्थितियां आई, और हाल के इस साल में तो कई ऐसे अवसर आए जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि देश में बहुत जगह बिगड़ा भी, लेकिन बिहार अपनी धुरी पर खड़ा रहा। कहीं कोई सांप्रदायिक विवाद फसाद हुआ नहीं। ये 12 करोड़ बिहार की अमन चैन पसंद जनता का कमाल है। ये बिहार के डीजीपी का कमाल नहीं है, ये लोगों का कमाल है कि वो जहां थे खड़े रहे, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखा। एक से एक परिस्थितियां आई। उस गांव में बताया लोगों ने कि 15 साल उसके पहले भी कोई इतिहास नहीं है कि आपस में सांप्रदायिक तनाव हुआ हो। बड़ा गांव है। बताया गया कि 400 से अधिक लोग हिंदू हैं और
मुसलमान तो दाल में नमक की तरह है, वहां अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग, बताया गया मुश्किल से 10-15 घर होंगे, बहुत छोटी संख्या है। आपस में प्रेम है, एकता है, मोहब्बत है, भाईचारा है, किसी तरह की कोई तनाव की सूचना नहीं है, कोई इतिहास भी ऐसा नहीं है। ये 5 बच्चे हैं, 2 हिंदू के हैं, 3 मुसलमान के हैं, ये 5 नाबालिग हैं, एक उम्र के हैं, एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और रोज की तरह उस दिन भी ये 5 गए। एक हिंदू बालक, वही जाकर के उसको बुलाया, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। 3 साइकिल, 5 ये मित्र साथ जाते हैं गांव से 3-4 किलोमीटर दूर। एक खनुआ नदी है, यही नदी है जो उत्तर प्रदेश को बिहार से डिवाइड करती है। 20 फीट चौड़ी होगी, लेकिन गहरी बहुत है। हमें तो लोगों ने बताया जेसीबी से शायद हाल में कोई खुदाई हुई, जिसके चलते बहुत मैंने नदी में घुस करके, प्रवेश करके और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां बालक के डूबने या उसकी हत्या करके वहां डुबाने की बात कही जाती है। मैं सारा अपना यूनिफॉर्म खोल करके और कपड़ा बदल करके उस गहरी, मैं तैरता बहुत अच्छा हूं, तैराक हूं, पानी से मुझे डर नहीं लगता, तो मैं उतरा और बादी के सामने बादी थे, बादी की पत्नी थी, बादी के ससुर थे, बादी का पूरा परिवार था, उनकी बिटिया थी। सबके सामने जहां जैसे जैसे उन्होंने बताया, मैं पानी में उसकी गहराई मापने के लिए उतरा, कपड़े खोल करके। वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो आप हमको सुन रहे हैं सब देखेंगे, इसी फेसबुक पर डालूंगा। और मैंने पानी की गहराई लेना चाहा तो मुझे लगा कि पानी कम से कम, मुझे लगा 12 फीट गहरा तो जरूर होगा। मैं सीधा हाथ खड़े करके डूबता था, मुझे अंदाज नहीं आता था कि ऊपर अभी कितना पानी है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि खड़ा हाथी तो उसमें डूब ही सकता है। और मुझे बताया गया कि मार्च में जब यह घटना हुई थी या दुर्घटना हुई थी, उस समय पानी का स्तर और ऊपर था, मतलब पानी और ज्यादा रहा होगा। वहां पर उस घटना स्थल का निरीक्षण किया और घटना स्थल पर ही मैंने बादी की पत्नी का, यानी रोहित के पिता का, रोहित की मां का, रोहित के नाना का, ये जो लोग अभियोजन पक्ष के थे उनका बयान लिया, बाकी लोगों का भी लिया। घटनास्थल पर वहां जंगल है, झाड़ी है और पेड़ पौधे हैं, और अगल बगल के लोग भैंस चराने के लिए, पशु चराने के लिए दिन भर वहां रहते हैं। बड़ा मनोरम दृश्य है वहां का। वहां मैं गया। अब कहानी ऐसी है कि 5 मित्र भी वहां 28 मार्च को गए। ये 2-3 बजे दिन में जाते हैं, समय का हेर फेर हो सकता है। बादी की मां ने बताया वो 3 बजे का समय रहा होगा, 2-3 बजे का समय रहा होगा। यही बादी ने भी बताया, बादी की पत्नी ने भी बताया, माने रोहित की मां ने भी, रोहित के पिता ने भी, रोहित के नाना ने भी जो समय बताया, और जो प्राथमिकी में है मोटा मोटी यही अपराह्न का टाइम 3 बजे का समय रहा होगा, 1 घंटा आगे पीछे। ये बच्चे जाते हैं वहां 5 एक साथ। और वहां जो भैंस चराने वाले हैं उसका बयान भी मैं वीडियो डालूंगा, आप देख लेंगे। कई लोग हैं जो रोज जाते हैं, वहीं पर चराते हैं। उन लोगों का बयान है कि हमने देखा कि ये 5 बच्चे आए, एक साथ खेलने लगे, एक साथ नदी में नहाने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ ये उनको नहीं पता है। उनकी भैंस कहीं और चली गई तो उसके पीछे पीछे चले गए। मतलब 5 के अलावे कोई छठा नहीं था, ये उनकी बात से हमको लगा। तो अब ये बच्चे नहाने आते हैं। अब 4 बच्चे तो लौट जाते हैं जी, शाम को 6-7 बजे घर पहुंच गए। एक बच्चा नहीं जाता है। अब 15 साल का रोहित जब घर नहीं पहुंचा, मां बाप को चिंता होती है, किसी मां बाप को होगी, बहुत परेशान होते हैं, पूरे गांव में खोजते हैं, इन बच्चों से भी पूछताछ होती है। बच्चे साफ झूठ बोल देते हैं, हमें नहीं पता, वो पहले ही आ गया था, वगैरह वगैरह, जो भी, मतलब वो कोई भी बात नहीं बताते हैं कि रोहित कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। अब देखिए, फिर उसी दिव्यांग एक लड़का है जो हिंदू समुदाय का है, जो घर से बुलाने गया था, और भी लड़के थे जैसा बताया, उसमें 3 मुसलमान हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। अब उस लड़के को सख्ती से सुबह पूछताछ की जाती है। हमें बताया गया उसको 1-2 तमाचे भी गांव वालों ने लगाए, घर वालों ने लगाए, जिसने भी लगाया हो।
और उसको कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ गया, तुम बुला कर ले गए, तुमको बताना होगा कि रोहित कहां है। वो बताता है कि डूब गया। कहां? उसको लेकर के पूरे गांव के लोग उस जगह आते हैं जहां बच्चे नहाने आए थे या खेलने आए थे। वो जगह बताता है, लाश निकाली जाती है। लाश जब निकलती है, अब जिसके 15 साल के बच्चे की लाश निकली हो, उस बाप के दर्द को आप समझ सकते हैं, उस मां की पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि उसके कलेजे में कैसी टीस उठती होगी। हमारे साथ होगा, हमको भी ऐसा लगेगा, आपके साथ होगा, आपको भी ऐसा लगेगा। 15 साल का बहुत ही तेजस्वी लड़का था, मां बाप को पकौड़ी की दुकान है, गरीब हैं, 12 कट्ठे जमीन बताया हमको है, और कोई आय का साधन नहीं है, बहुत ही गरीब आदमी है। उसका 15 साल का एक बेटा, उसकी लाश निकल रही है। किसी पिता का मानसिक संतुलन ठीक रहेगा? किसी मां का ठीक रहेगा? तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। वो पीड़ा उसको भी है। वो कल मैंने जब बात की मां बाप से रोहित के, वो पीड़ा अभी भी झलक रही थी। बेटे की खो देने का दर्द इतना जल्दी जाता नहीं है। अब ये घटना होती है, उसके बाद हम यहां कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि लड़का रोहित खुद डूब गया या इन बच्चों ने उसकी हत्या करके उसको डुबा दिया। इस पर तो अनुसंधान चल रहा है, इस पर कोई जजमेंट नहीं है। लाश निकली, मां बाप के लिए बहुत बड़ी बात है। मां बाप का दावा है कि नहीं, ये डूबने से नहीं हुई, इसको मार करके डुबाया गया। अब दूसरे दिन वहां के स्थानीय अखबारों में जो समाचार छपा, वो भी मैं डालूंगा, आप देख लीजिएगा, वो अलग है। अखबारों में यह छपता है कि डूबकर मौत, परिजनों ने जताई हत्या की